बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th समकालीन भारत विषय का अध्याय 6 जनसंख्या। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। और ये है बच्चों आपके लिए 4 विकल्प, या आप कह सकते हैं 4 ऑप्शन है आपके लिए। क है प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, ख है आगमन वाले क्षेत्र में, ग है प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, और ग है फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं ग वाला बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। ठीक है बच्चों, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड है आपके लिए, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके चारों ऑप्शन हैं, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक विवाहित जोड़े। तो यहाँ पर आपको इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है बच्चों। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उच्च जन्म दर। ठीक है बच्चों। थर्ड है आपके लिए फिर यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। और यहाँ पर आपके लिए विकल्प दिए हुए हैं। क है आपके लिए एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ख है प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, और फिर ग है बच्चों जनसंख्या वृद्धि दर, और घ है फिर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला है बच्चों चौथा यहाँ पर आपके लिए, 2001 की जनसंख्या के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति हुआ है। और कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए, जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है। ख है जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है। अगला है बच्चों ग, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। अगला है फिर घ, जो पढ़ना लिखना एवं अंकगणित तीनों जानता है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है इन चारों में से। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दें। और फर्स्ट है आपके लिए, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। तो यहाँ पर आपको जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास हैं। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जन्म दर की। लिखेंगे जन्म दर और हेडिंग डालकर लिखेंगे, एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या। आगे लिखेंगे, यह जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में वृद्धि करती है यदि किसी वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखेंगे बच्चों मृत्यु दर, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे, यह एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर मृतकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में कमी ला देता है। यदि किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या जन्मों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में कमी हो जाएगी। आई बात समझ में? इसके बाद अगला देखते हैं बच्चों, फिर हेडिंग लिखेंगे प्रवास, और यहाँ पर लिखेंगे, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रवास किसे कहते हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके बाद लिखेंगे, जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह आगमन तथा प्रस्थान दोनों ही स्थानों के जनसांख्यिकीय आंकड़ों को प्रभावित करता है। प्रवास आंतरिक यानी कि देश के भीतर, या अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न के फर्स्ट पार्ट का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है यहाँ पर, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है। तो जानते हैं आप क्यों घट रही है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, 1981 से भारत में जन्म दर धीरे धीरे घट रही है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में धीरे धीरे कमी आ रही है।
इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर पूछा है आयु संरचना दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बतलाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों चौथा पार्ट है इसका, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर फिर तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो किस प्रकार से आप अंतर स्पष्ट करेंगे आइए देख लेते हैं। आप एक टेबल बना लें बच्चों, ठीक इस प्रकार से, और एक तरफ लिखें जनसंख्या वृद्धि, दूसरी तरफ लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन। इन दोनों में आपको अंतर बताना है। सबसे पहले लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि में, इसका अर्थ होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। और दूसरी साइड लिखेंगे यह किसी विशेष समय अवधि के दौरान वितरण, संरचना और आबादी के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। इसके बाद दूसरा अंतर लिखेंगे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि तथा अप्रवास। ठीक है, और दूसरी साइड में लिखेंगे आप जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास तथा अप्रवास। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है बच्चों, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है। जानते हैं आप बच्चों, आपने पाठ पढ़ा होगा। उत्तर में लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। व्यवसायों को प्रायः प्राथमिक में कौन कौन सी आती है बच्चों, कृषि, खनन, मछली पालन आदि। ठीक है, द्वितीयक यानी कि उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य, एवं तृतीयक परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे विकसित एवं विकासशील देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद आइए देख लेते हैं पांचवा प्रश्न है, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। तो जानते हैं आप कैसे लाभकारी है बच्चों। उत्तर में लिखेंगे स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्वस्थ जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक परिसंपत्ति होती है। एक अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादनशील तथा दक्ष होता है। वह अपने सामर्थ्य को क्रियान्वित कर सकता है या कर सकती है तथा समाज एवं देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है अथवा दे सकती है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1000 25 थी, 2001 में घटकर प्रति 1000 8.1 रह गई है। जीवन प्रत्याशा जो कि 1951 में 36.7 थी, बढ़कर 2001 में 64.6 वर्ष
हो गई है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद भी करते रहें। अगला है फिर छठा प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिख सकते हैं, भारत सरकार ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सुधारने तथा कल्याण एवं स्वैच्छिक आधार पर जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए 1952 में विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य और हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें। क 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ख है शिशु मृत्यु दर को प्रति 100 में 30 से कम करना। ठीक है, अगला लिखेंगे, ग व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। अगला लिखेंगे, घ लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर लिखेंगे, ग परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। फिर लिखेंगे, च किशोरों को पोषण सेवाएं तथा खाद्य संपूरक सेवाएं उपलब्ध कराना। 6 है फिर बच्चों, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना। अगला लिखेंगे, बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होते हैं आपके लिए परियोजना कार्य से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, एक प्रश्नावली बनाकर कक्षा की जनगणना कीजिए। प्रश्नावली में कम से कम 5 प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों के परिवारजनों, कक्षा में उनकी उपलब्धि, उनके स्वास्थ्य आदि से संबंधित हों। प्रत्येक विद्यार्थी को वह प्रश्नावली भरनी चाहिए। बाद में सूचना को संख्याओं में प्रतिशत में संग्रहित कीजिए। इस सूचना को वृत्त, रेखा, दंड, आरेख या अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न आपके लिए, स्वयं के लिए, या अपने कक्षा अध्यापक से मदद लेकर आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से करें। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।